नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं सुबह की खबरों की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर चर्चा में रहने वाली हैं, वो सुर्खियां जिनसे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो बनी हैं अखबारों की सुर्खियां। तो जान लीजिए क्या है आज सुबह की सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। जी हां, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात। आखिर इस मुलाकात में क्या हुआ है? केशव मौर्य ने इस मुलाकात के बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर क्या बताया है और आने वाले वक्त में इसके क्या है मायने। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि नंद गोपाल नंदी, जो कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सवाल उठाए हैं ब्यूरोक्रेसी पर। क्यों अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे और आखिर वो कौन सा विषय है जिसे लेकर वो इतने गुस्से में है? वो युवाओं से जुड़ा हुआ कौन सा विषय है? और आखिर में गोरखपुर में एक जुलूस के दौरान, मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो नारे लगे हैं, जो बातें कही गई हैं, वो बेहद आपत्तिजनक है। ओवैसी को संबोधित करते हुए भीड़ से कहा गया कि 15 मिनट क्यों चाहिए, 5 मिनट ही काफी। तफसील से इन खबरों को समझिए सुर्खियों में। तो सबसे पहले बात उस सबसे अहम सियासी मुलाकात की जो कल शाम के बाद से ही उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली में हुई मुलाकात। यह मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक हुई है और आप अगर इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि यह वक्त बेहद अहम है। वक्त इसलिए अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बदलाव होने हैं। ये बदलाव क्या है? हालांकि इस बारे में अब पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होंगे, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश को मिलेगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव होने वाले हैं। मंत्रिमंडल से कई लोग संगठन में जाएंगे और कई सारे लोग मंत्रिमंडल में आएंगे। इस मुलाकात के मायने इसलिए भी अहम है क्योंकि माना जा रहा है कि नए अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की, कि उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो यह तय करना। लेकिन 2027 सबसे अहम है। बीजेपी ने 2017 जीता, 2022 जीता, लेकिन जैसे ही 2024 में बीजेपी ने मुंह की खाई है और अखिलेश के पीडीए के सामने बीजेपी बुरी तरीके से ध्वस्त हुई, उसके बाद से बीजेपी के भीतर जो रणनीतिकार हैं उनकी चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। वजह उन तमाम जातियों का बीजेपी का साथ छोड़ देना जो बीजेपी के बैकबोन बने रहे। जी हां, वो ओबीसी जातियां जिसमें कुर्मी, कुशवाहा, शाक्य, सैनी और दलितों में पासी बिरादरी, बड़ी तादाद में इन जातियों ने बीजेपी का साथ पार्लियामेंट चुनाव में छोड़ दिया। और 2027 में सबसे बड़ी चिंता यही, क्या बीजेपी जो नए बदलाव करने जा रही है उससे उनका ये वोट बैंक वापस लौटेगा। अब बीजेपी की सबसे बड़ी कवायद यही हो रही है कि चाहे अध्यक्ष के माध्यम से हो, संगठन में बड़े बदलावों के माध्यम से हो या फिर मंत्रिमंडल विस्तार के माध्यम से हो। तो आखिर बीजेपी के पास क्या है प्लान? फिलहाल बीजेपी के पास कॉन्क्रीट प्लान क्या है, क्या क्या बदलने वाले हैं, ये जानकारी तो शीर्ष नेतृत्व के पास है। लेकिन इतना तय है कि प्रदेश अध्यक्ष अकेले नहीं बदलने जा रहा। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव और साथ साथ संगठन में भी आमूलचूल परिवर्तन, ये साफ साफ होने वाला है। और ये जो बदलाव है ये ऐसा नहीं है कि बारी बारी से होंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी, उत्तर प्रदेश सरकार को एक बुके की तरह देखा जा रहा है जिसमें ढेर सारे बदलाव आने वाले कुछ हफ्तों में दिखाई देंगे। अब समझिए इस मुलाकात के मायने। अमित शाह से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात न सिर्फ अहम है, बल्कि इस मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्विटर पर लिखा है, जो एक्स पोस्ट पर लिखा है,
उसे आप देखें और समझें। केशव प्रसाद मौर्य ने जो बात लिखी है उसमें उन्होंने भारतीय राजनीति के चाणक्य एवं हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत व मार्गदर्शक देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट कर 2027 में उत्तर प्रदेश में 2017 दोहराने व तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा कर मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो 2017 की सरकार दोहराने पर चर्चा, आखिर इसका क्या मतलब है? निश्चित तौर से एक बात साफ है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश में बड़ी परिवर्तन की तैयारी में साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन जैसी बातें की जा रही हैं। हालांकि कयास लगाने वाले तो शीर्ष स्तर पर परिवर्तन यानी कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के परिवर्तन तक की कयास लगाए बैठे हैं, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक संगठन, सरकार और प्रदेश अध्यक्ष, इन तीनों को जोड़कर एक ऐसे बदलाव की तैयारी की जा रही है जो 2027 में बीजेपी को वापस 2017 नहीं तो कम से कम 2022 तक ला सके। माना यह जा रहा है कि 24 के चुनाव के बाद से जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अग्रेसिव ओबीसी और दलित कार्ड खेल रखा है, जिस तरीके से अग्रेसिव तरीके से ओबीसी के तरफ से माहौल अखिलेश यादव बना रहे हैं बीजेपी के लिए, ये बहुत बड़ी चिंता का सबब बन गया है। ऐसे में देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में बीजेपी के भीतर बदलाव अगर होने हैं तो किस तरीके का बदलाव होना है। अगली खबर, तो उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जाहिर भी कर दी। और नाराजगी जाहिर करने का तरीका उन्होंने चिट्ठी को चुना है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई है कि उनके जो अधिकारी हैं वो न तो काम कर रहे हैं ना ही काम करने दे रहे हैं। दरअसल इस चिट्ठी को लेकर बहुत सियासी चर्चा है कि आखिर एक कैबिनेट मंत्री का इतना दर्द क्यों है, और दर्द भी साफ है। हालांकि जो ओपन में खुले तौर पर जो बात सामने आई है वो तो ये है कि स्टूडेंट्स को, युवाओं को जो स्मार्टफोन बांटने की योजना थी, दरअसल यह औद्योगिक एवं अवस्थापना जो विभाग है जिसके वो मंत्री हैं, उस विभाग की यह जिम्मेदारी थी कि सरकार की जो योजना है कि युवाओं में स्मार्टफोन बांटा जाएगा, मंत्री का कहना है कि ये योजना पूरी तरीके से खटाई में पड़ी हुई। बहुत वक्त से युवाओं को इस योजना के तहत स्मार्टफोन देने का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अभी तक दूर दूर तक ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये स्मार्टफोन योजना कब लागू होगी। ये बात खुल करके सामने आई है। तकरीबन 3100 करोड़ की योजना है सरकार की जो स्वीकृत है, लेकिन उन्होंने नाराजगी जो जताई है उसमें इसका जिक्र है कि ये जो स्मार्टफोन योजना है ये ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही या कहें कि अफसरों के ढीले ढाले रवैये की वजह से अभी भी दबा पड़ा है। लेकिन एक और बात ये कि नंदगोपाल नंदी ने कई ट्रांसफरों को लेकर के भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि जिस ट्रांसफर को उन्होंने रेकमेंड किया था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि विभाग इस बात की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री को जब उन्होंने पत्र भेजा तो मुख्यमंत्री ने उस पत्र को विभाग को वापस भेजा है कि इस पर आप जवाब दें जो आरोप है। हालांकि चिट्ठी का जो मूल चिट्ठी सामने नहीं आई है अभी तक, लेकिन उसके मजमून में यही बातें बताई जा रही हैं जो सूत्रों से बाहर आई हैं। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, पॉलिसी नहीं ट्रांसफर को लेकर के भी नाराज है मंत्री। कहा जा रहा है कि उन्होंने जो ट्रांसफर सुझाए थे सरकार की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, अधिकारियों ने उस फाइल को रोके रखा है और साथ साथ जो स्मार्टफोन की योजना है वो जमीन पर नहीं उतर पाई। तो कहते हैं ना, खाने के दांत और दिखाने के दांत। तो जो ये खाने के दांत हैं यानी कि मुख्य जो मुद्दा है वो ट्रांसफर का है। इसके अलावा साथ साथ
स्मार्टफोन की योजना से भी वो नाराज हैं कि अभी तक युवाओं को नहीं मिला है। तो देखना है इसका हल निकलता क्या है। लेकिन ऐसे दौर में जब उत्तर प्रदेश में एक संगठन, सरकार, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, ऐसे में एक के बाद एक मंत्रियों के बीच की नाराजगी सरकार के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं दिखाई देता। इसके पहले आपको बताएं कि अपना दल एस के जो उपाध्यक्ष हैं आशीष पटेल, वो सरकार से नाराज हैं। आरोप लगाया है कि 1700 करोड़ का फंड उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और अब नंदगोपाल नंदी ने आरोप लगाए हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे। खैर, आगे क्या होगा हमारी नजर रहेगी। अब अगली खबर। तो मुहर्रम के जुलूस में सांप्रदायिक बातें अब खबरें बन रही हैं। जी हाँ, यूं तो मुहर्रम का जुलूस है, मातम का वक्त होता है, लेकिन ऐसे जुलूस में कही गई बातें कहीं ना कहीं समाज पर भी असर डाल रही हैं। ताजा मामला तो गोरखपुर का है। जी हाँ, गोरखपुर जो कि योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है, और वहां पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक जुलूस के दृश्यों के मुताबिक यूं तो वो मातम, वो तो ये मुहर्रम का जुलूस था जो कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन उसमें जो तकरीर की गई वो अपने आप में बेहद अहम है। तकरीर, कुछ लोगों ने जो बातें कही वो आपत्तिजनक है। हालांकि ये वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर है, वायरल है, इसकी तहकीकात चल रही है, लोग कौन थे ये पता लगाया जा रहा है, लेकिन यूपी तक इसकी तस्दीक नहीं करता कि आखिर ये वीडियो क्या पूरी तरीके से सही है या फिर इसमें भी कोई गलती है। लेकिन चूंकि ये वायरल है और इसका जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है, तो फिलहाल हम इसकी बातें आपको बता रहे हैं। और बात ये कि कुछ लोगों ने उसमें ये बातें कही और खासकर ओवैसी से पूछी हैं कि आपको 15 मिनट क्यों चाहिए, हमारे लिए तो 5 मिनट ही काफी है। आप अंदाजा लगाइए कि ओवैसी के भाई, जिन्होंने कभी हैदराबाद में कहा था कि 15 मिनट पुलिस हटा लो फिर हम आपको दिखाते हैं, और उसी बात से जोड़ते हुए इस मातम, इस मुहर्रम के जुलूस में कुछ लोगों ने जो बातें कही हैं वो उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक है। और उन्होंने ओवैसी के भाई से ही पूछा कि 15 मिनट क्यों चाहिए, 5 मिनट ही काफी है। क्या मतलब है इसका, आखिर क्यों 5 मिनट चाहिए, क्या करेंगे उस 5 मिनट में। तो ये जो ऐसी बातें हैं ये कहीं ना कहीं समाज में और खाई पैदा कर रही हैं। तो समाज में बहुत कुछ बटा दिखाई देता है, लेकिन इस तरह की बातें भीड़ में कही जाने पर इसका असर कई गुना हो जाता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं आज अखबारों ने किसे अपनी सुर्खियां बनाई। तो आपको बताते चलें कि अखबारों ने आज इसके अलावा भी कई सुर्खियां बनाई हैं अपने यहाँ। एसडीसी इंडेक्स में यूपी की बड़ी छलांग लगी है और 118वें नंबर पर आ गया है, और ये जन कल्याण योजनाओं और विकास लक्ष्यों की दिशा में जो काम पूरा हुआ है उसकी वजह से ये बात सामने आई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो छांगुर है उसकी गतिविधियों को लेकर पहली बार बयान दिया है और कहा है कि छांगुर की जो गतिविधियां थीं, जो कि वो बाबा छांगुर बाबा जिसने कि बकायदा बलरामपुर में धर्मांतरण का अड्डा बना रखा था, उसके घर को, उसके कोठी को सरकार ने कल ध्वस्त कराया है। आज भी उसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संकेत दे दिया है कि ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलेगी और ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे सभी अखबारों ने अपने यहाँ जगह दी है, लेकिन एक और बात वो ये कि उत्तर प्रदेश और एनसीआर में, दिल्ली और एनसीआर में जिसमें गाजिया और नोएडा भी आता है, उत्तर प्रदेश का कि ये दोनों जिले हैं, और 1 नवंबर से यहां भी दिल्ली के साथ साथ जो पुराने वाहन हैं वो प्रतिबंधित होंगे। यानी कि 10 साल से ज्यादा की डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा की पेट्रोल गाड़ियां अब ये प्रतिबंधित होंगे। हालांकि इनकी तारीख बढ़ा दी गई है दिल्ली सरकार के अनुरोध के बाद। अब इसकी तारीख को यूं तो 1 नवंबर भी है और कुछ गाड़ियों के लिए 1 अप्रैल 2026 है। लेकिन अब ये आप तय मानिए कि जो महंगी और बड़ी गाड़ियां हैं जिनका 10 साल जिनके हो गए डीजल के, वो अब दिल्ली और एनसीआर में नहीं चलेंगी। ये बड़ी खबरें हैं। आने वाले कुछ महीने में लोगों को अपने लिए तैयार रहना होगा कि
10 साल से ज्यादा की डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा की पेट्रोल गाड़ियां अब दिल्ली और एनसीआर में दिखाई नहीं देंगी। यानी कि जो लोग भी नोएडा और गाजियाबाद में रहते हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें भी इसमें अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो सुबह की सुर्खियों में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए।